अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिजिटल के पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अरूज फ़ातिमा। जी, इंडिया और इसराइल को जो अभी गुज़िश्ता दिनों में बड़ी पसपाई का सामना करना पड़ा, लेकिन ये दोनों ममालिक जो हैं अपनी हरकतों से बाज़ नहीं आ रहे। आज प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं अब्दुल मनान सैफुल्लाह। सबसे पहले मैं इनको प्रोग्राम में वेलकम कहूँगी। बहुत शुक्रिया आपका। जी, रॉयटर्स की एक रिपोर्ट सामने आई है और उसमें ये कहा गया है कि सितंबर के आखिर में या अक्टूबर के अवाइल में इसराइल और इंडिया जो हैं वो पाकिस्तान पर हमला करने जा रहे हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। ये जो मौज़ू है ये वाक़ई बहुत हसास मौज़ू है और जो राइटर्स है उन्होंने ईरान से ताल्लुक़ रखने वाला एक हैकर ग्रुप है रॉबर्ट, उनके हवाले से गुफ्तगू की है। रॉबर्ट जो ग्रुप है उन्होंने ख़ुद जो है रॉयटर्स के साथ राब्ता कायम किया और उनके साथ ये चीज़ें तमाम शेयर की। और रॉयटर्स ज़रा हम अगर रॉबर्ट के हवाले से बात करें, जो ये ग्रुप है ये 2024 से ख़बरों की ज़ीनत बना हुआ है। जब अमेरिका के अंदर इंतखाबात हो रहे थे तो उस वक्त इन्होंने ये किया कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके साथियों की जो ईमेल्स हैं उनको उन्होंने हाइक किया और जो उनका जो इलेक्शन के हवाले से प्लानिंग कमेटी थी उसकी जो गुफ्तगू है उसको भी उन्होंने हैक किया और फिर उसको वेबसाइट के ऊपर उन्होंने डाला। और फिर 2024 ही के अंदर इन्होंने कुछ जो फौजी मशीरान हैं उनकी ईमेल्स, उनकी जो हसास गुफ्तगू है उसको हैक किया और उसके बाद जो रिपब्लिकन पार्टी के जो ज़िम्मेदारान थे उनकी गुफ्तगू को उन्होंने किया और जो वेबसाइट पे उन्होंने जो डाला उसका उन्होंने उन्वान रखा हुआ था वार्निंग टू अमेरिका, यानी कि वो अमेरिका को वार्निंग कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने जो अमेरिका की खारजा पॉलिसी है उस पे तनकीद की थी। तो इस हवाले से ये जो हैकर ग्रुप है ये बड़ा मुस्तनद समझा जाता है और ये सिर्फ बातें नहीं करता बल्कि ये जो चीज़ें आपके सामने लाता है इस पे इनका काफ़ी सारा काम भी होया हुआ होता है। और इनकी रिपोर्ट के मुताबिक जो इंडिया और इसराइल है इन्होंने मिल के एक प्लान बनाया है, एक ऑपरेशन को इन्होंने तरतीब दिया है उन दस्तावेज़ात के मुताबिक जो इन्होंने हैक किए हैं, जिसका नाम उन्होंने रखा हुआ है ऑपरेशन साइलेंट ट्रिगर। उसमें ये होगा कि जो इसराइल है वो पाकिस्तान में अपने ड्रोन्स के ज़रिए से दाखिल होगा और पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वहाँ पर हमला करेगा। बेसिकली उनका जो मकसद है वो पाकिस्तान को डी न्यूक्लियराइज करने का उनका जो मकसद है। और फिर जो इंडिया है वो ज़मीनी जो अपनी फ़ौज है उसके ज़रिए से आज़ाद कश्मीर पर हमला करेगा। तो ये उनका प्लान है। देखें, इन्होंने ईरान के अंदर जिस तरह आपने बात की वहाँ पे उन्होंने उनको उनके जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनको तबाह करने के हवाले से ऑपरेशन किया। 12 दिन रहा, बहुत ज़्यादा हज़ीमत उठाना पड़ी। दुनिया के अंदर जो इनका वक़ार बना हुआ था वो ख़त्म हो गया और फिर ये हुआ कि ना तो ईरान का जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो इनके हाथ आएँ और ना ही मुकम्मल तौर पे वो उसको तबाह कर सके, जिस पे CNN और अमेरिकन जो मीडिया है वो भी चीख चीख के ये बता रहा है। तो अभी ये चाहते हैं, चूंकि पाकिस्तान तो एक फुल फ्लैज एक न्यूक्लियर स्टेट है, ये सोचते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनको तबाह कर दिया जाए। तो ये इनकी एक प्लानिंग है और अगर ऐसी प्लानिंग होती है तो फिर आप समझते हैं कि इसके नताइज क्या हो सकते हैं। माजी के अंदर 2019 में हमने देखा इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की और वो बेसिकली हर कुछ अरसा के बाद 5-6 साल के बाद ये जांचने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में कोई दम हम है, पाकिस्तान अपनी उसकी जो सलाहियतें हैं वो कम हुई हैं, ज़्यादा हुई हैं। देखें, पाकिस्तान जो है 2001 से लेकर आज तक मुकम्मल ऑपरेशंस के अंदर है, एक प्रोफेशनल आर्मी है और आप उसको इस तरह से जांचने की कोशिश करते हैं। आपने गजा के अंदर हमने देखा 3 साल होने वाले हैं, आपने ऑपरेशन वहां पे स्टार्ट किया। आप हमास को तो कंट्रोल कर नहीं सके, आप हिजबुल्लाह को तो कंट्रोल कर नहीं सके, आप हौसी हैं उनको तो कंट्रोल कर नहीं सके, आप पाकिस्तान आर्मी को क्या कंट्रोल करेंगे। आपने ईरान पे अभी जो हमला किया तो उसके बाद आपने देखा कि ना आप उनको कोई बड़ा नुकसान दे सके, ना ही ईरान में आप रजीम चेंज कर सके। पाकिस्तान का और ईरान का मुकाबला कहीं भी नहीं है। पाकिस्तान के पास जो टेक्नोलॉजी है वो इंतहाई एडवांस है। पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन के जो वारफेयर वेपन्स हैं, इनके पास लड़ाका जो तैयारे हैं वो 5th जनरेशन के हैं। हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत तगड़ा है
اور اگر وہ ایران ہی کو ذہن میں پاکستان کے بارے میں یہ خاکہ بنا رہے ہیں تو اسرائیل کو شاید اس کا اندازہ اس طرح سے نہ ہو. انڈیا کو تو مکمل پتہ ہے کہ اگر پاکستان کے ساتھ انہوں نے چھیڑ چھاڑ کی کوشش کی اور پھر اگر پاکستان کو جب یہ احساس ہو گیا, یہ پاکستان کی پالیسی ہے, یہ کوئی ڈکی چھپی نہیں ہے, کہ جب بھی پاکستان کو ایسا لگا کہ اس کی سالمیت کو زیادہ خطرہ ہے تو پھر وہ جو اپنے نیوکلیئر ایسٹ ہیں ان کا استعمال کرے گا, نیوکلیئر ویپن ہیں وہ استعمال کرے گا. تو پھر کیا بھارت اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ یقیناً نہیں کر سکے گا. اور یہ اپنے جتنے مرضی ہی اپنے منصوبے بنا لیں, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ, ایک منصوبے یہ اپنے بناتے ہیں اور ایک منصوبہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اور ہمیشہ وہی منصوبہ کامیاب ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. جی نریندر مودی نے جو ہے اپنے ایک خطاب میں بھی یہ بات کہی ہے کہ مودی اپنا انتقام لینا کبھی نہیں بھولتا. دیکھیں, نریندر مودی تو آپ دیکھتے ہیں انٹرویوز کے اندر بتاتے تھے کہ 2019 کا آپریشن ہوا, بارش ہو رہی تھی, موسم خراب تھا, لیکن میں نے کہا کہ آپ جائیں, جا کے وہاں پہ حملہ کر دیں. تو یعنی کہ وہ اپنی قوم کو ورگلانے کے لیے, وہ ایسی قوم ہے, ان پڑھ قوم ہے, اور ان کی جو عجیب و غریب قسم کی جو گفتگو ہے اس پہ وہ یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اب اس بار یہ ہوا کہ انہوں نے پھر ایک سٹیج سجایا تھا, الیکشن آنے والے ہیں, الیکشن میں ہمارا یہ بیانیہ بھی پھلے گا پھولے گا اور عوام اس کو بائی بھی کرے گی. تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ ہلکی پھلکی کوئی مٹبھیڑ کر لیتے ہیں اور پھر ایک جھوٹ کا پلندہ بنانا شروع کر دیں گے. میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے, گودی میڈیا ہے, وہی بولتا ہے جو وہاں پہ نریندر مودی یا بی جے پی انہیں بتاتی ہے, وہی اسی طرح کرتے ہیں, حقائق نہیں دیکھتے, مسخ کرتے ہیں. تو اس بار ان کو جو منہ کی کھانی پڑی, ہزیمت اٹھانا پڑی, اور ہزیمت پہ ہزیمت یہ ہے کہ ان کے سی ڈی ایس سب سے پہلے وہ قبول کرتے ہیں کہ جو ہمارے طیارے ہیں وہ واقعی گرے ہیں, لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کتنے طیارے گرے. اس سے اصل چیز تو یہ ہے کہ وہ کیوں گرے, یہ ان کی گفتگو تھی. اور ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا انڈونیشیا کے اندر جو انڈین ملٹری اتاشے ہیں, انہوں نے گفتگو کے دوران ایکسیپٹ کیا کہ جو ہمارے طیارے ہیں وہ گرے ہیں. تو ہر روز بھارت ہزیمت اٹھا رہا ہے. بھارت کو جو انٹرنیشنل منچ ہیں وہاں پہ شکست ہوتی چلی جا رہی ہے. حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے جو سلامتی کونسل کی جو صدارت ہے اس کا جو قلمدان ہے وہ بھی سنبھال لیا ہے. بھارت پوری طرح سے بالکل ناکام ہو چکا ہے. ابھی ہم جو دیکھتے ہیں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا جو اجلاس تھا, وہاں پہ سارے ممبران جو ہیں ایس سی او کے وہ ایک طرف تھے اور بھارت ایک طرف تھا, اور ان کے بیانیے کو کسی نے بائی نہیں کیا. بھارت کو لگاتار ہزیمت اٹھانا پڑ رہی ہے, اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو پھر کیا ہوگا کہ بھارت کے اندر جو بی جے پی ہے وہ اگلے اس کی جو طاقت ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جائے گی, اور آنے والے جو الیکشنز ہیں اس میں اسے بہت زیادہ شکست ہوگی. اس وجہ سے نریندر مودی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ انتقام لیتا ہے, وہ پھر اپنی عوام کے جذبات کو بڑھکا رہا ہے, ایک ماحول بنانے کی کوشش کر رہا ہے. وہ دوسری طرف وہ امریکہ کے پاؤں میں پڑا ہوا ہے کہ آپ نے ایک طرف ایران کو بھی فیس سیونگ دے دی, اسرائیل کو بھی فیس سیونگ دے دی, اور جو پاکستان اور بھارت کی جو جنگ تھی اس کے اندر آپ نے ہمیں فیس سیونگ نہیں دی. ہمیں فیس سیونگ دی جائے, ہم بس کوئی چھوٹا سا کریں گے, کسی جنگل میں جا کے ہم کوئی 2-4 بم گرا دیں گے تاکہ ہماری فیس سیونگ ہو جائے, ہمارے جو انتخابات ہیں اس پہ جو ہے مثبت اثرات پڑیں. تو ایسا ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر بھارت یہ کرتا ہے تو بھارت میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا بیوقوف ترین ملک ہوگا. ان کی اکانومی آپ دیکھ رہے تھے ترقی کرتی چلی جا رہی تھی, علاقے کے اندر ان کا جو یہ ریجن ہے اس کے اندر ان کی ایک حیثیت بنتی چلی جا رہی تھی, اور کیونکہ وہ ایک بہت بڑی مارکیٹ بھی ہیں, معیشت بھی بہت بڑی ہے, فوج بھی بہت بڑی ہے. تو انہوں نے یکدم پاکستان کے ساتھ چھیڑ کر جو مار کھائی, تو پھر ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک کسی علاقے کا کسی محلے کا ایک گنڈا جب سب کو ڈرا دمکا رہا ہوتا ہے, لوگ سوچتے ہیں پتہ نہیں یہ کیا کر دے گا, اور جب ایک شریف آدمی اٹھ کے اس کی ٹھوکائی کر دیتا ہے تو پھر اس کی حالت جو بگڑی ہوئی ہوتی ہے وہی حالت آج انڈیا کی بنی ہوئی ہے. جی انڈیا کے بیچ میں جو ہے اس باری کانگریس نے بھی کم بیک کیا, اور امریکہ جو ہے وہاں پہ اندر سے آواز اٹھنی شروع کی ان کی عوام کی کہ یہ ہمارا ٹیکس کا پیسہ ہے جو کہ یہ اسرائیل کے اوپر لگانے لگے ہوئے ہیں, آخر کیوں؟
अच्छा, पहले बात करते हैं कांग्रेस के हवाले से। जिस तरह आपने कहा, कांग्रेस तो इंडिया के अंदर मोदी की छेड़ बन गई है और आए रोज़ जब भी आप देखते हैं पार्लियामान के अंदर, आप जब गुफ्तगू सुनते हैं तो वो मोदी को उड़ा के रख देते हैं, उसको लताड़ देते हैं, उसकी पॉलिसीज़ पे, उसके जो साबका बयानात हैं खोल-खोल के बयान करते हैं। कभी मोदी कहते हैं जी कि मैं तो भगवान का अवतार हूँ, वो मुझे मेरे ज़हन में चीज़ें डालता है, मैं बिल्कुल, बिल्कुल, वो बेसिकली एक मज़हबी तौर पे ये खेलना चाह रहे थे। आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से नाकाम हुआ, तो फिर इन्होंने ये किया कि जो अपनी पार्टी के लोग हैं उनको सिंदूर देते थे। ये जो मुख्तलिफ इलाके हैं, घरों में जाते, वहाँ पे सिंदूर तक़सीम करते। फिर उसमें भी एक बड़ा तनाज़ा शुरू हो गया। सिंदूर तो जो हिंदू मज़हब है उसके अंदर जो मियाँ होता है वो बेगम के माथे में सिंदूर भरता है। तो उन्होंने कहा कि क्या हम मोदी के नाम का भी सिंदूर भरना शुरू कर दें? यानी कि उनसे लगातार ब्लंडर्स पे ब्लंडर होना शुरू हो चुके हैं और कांग्रेस ने उनको बहुत ज्यादा टफ टाइम दिया। हमने देखा कि पिछले लगभग कोई 10 साल से जो कांग्रेस है वो बिल्कुल बैकफुट पे चली गई थी और इस ऑपरेशन के बाद जो कांग्रेस है उसने इंडिया का जो है जीना दोभर किया हुआ है। दूसरी बात, जिस तरह आपने कहा कि अमेरिका के अंदर आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं, बिल्कुल अमेरिका के अंदर तो आवाजें कब से चल रही हैं। आपने देखा कि कितने बड़े बड़े एहतजाज होते हैं, कितने बड़े बड़े इज्तिमा होते हैं, जो लोग वहां पे निकलते हैं वो कहते हैं कि ये हमारे पैसे हैं, हमारा टैक्स का पैसा है, इससे हमें जो चीज़ें हैं वो सस्ती मिलनी चाहिए, इससे जो खाने की चीज़ें हैं उनमें सस्ती होनी चाहिए, जो पेट्रोल है वो सस्ता होना चाहिए, जो दीगर रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया हैं वो कम होनी चाहिए। जबकि अमेरिका के अंदर रोज़ बरोज़ जो जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो वहाँ पे टैक्सेस में इजाफा कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ताकि टैक्सेस में इजाफा किया जाए, जो उनकी मुल्क की जो इकानमी है वो फले फूले, जबकि अवाम का वहाँ पे जीना भी मुश्किल हो रहा है। और फिर जो टैक्स का पैसा है वो बगैर आप किसी तस्दीक के, कांग्रेस की बातें आप नहीं मानते, वहाँ पे जो आपका पार्लियामान है वो जो जब कोई करारदादें मंजूर करता है वो आप नहीं मानते और आप जो है वो पैसा इसराइल पे लगा रहे हैं। अरबों खरबों डॉलर जो है वो आप इसराइल पे लगा रहे हैं। इससे पहले आपने यूक्रेन के अंदर लगाया। ये सारा वो पैसा है जो अमेरिकन अवाम का पैसा है, उन पे लगना चाहिए। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनकी हालत वहाँ पे जो अवाम है उन्होंने बड़ी पतली की हुई है और उन पे काफ़ी ज़्यादा तनकीद हो रही है। इसी वजह से जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो आए रोज़ कहते हैं जी कि मैं अमन का अलमबरदार हूँ और मैं दुनिया के अंदर अमन करवाऊंगा। तो ये जो अमेरिकन अवाम है वो बिल्कुल, ये कोई भी अच्छा, मुल्क हो, वो ये भी ये नहीं बताइए चाहता कि कि अगर उनका जो जो है, पैसा है किसी और पे खर्च हो। अगर इसराइल जो है वो पाकिस्तान पर हमला कर देता है, क्या पाकिस्तान ये कैपेसिटी रखता है कि वो डायरेक्ट जो है वो इसराइल को हिट कर सके? पहली बात तो ये है कि जो इसराइल है वो मुझे नहीं लगता कि वो डायरेक्ट पाकिस्तान पे हमला करे। वो जब भी अगर पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो वो इंडिया के थ्रू करेगा। किसी की अभी छतर छाया में। बिल्कुल, अभी आपने देखा कि इंडिया जो इसराइल के ड्रोन हैं हेरोप, उनकी जो तैयारी है अभी इंडिया के अंदर शुरू हो चुकी है। वो अभी इंडिया के अंदर सोचते हैं कि वहाँ पे बनाए जाएँ और वहीं से पाकिस्तान को टारगेट किया जाए। अगर इसराइल का जब भी पता चला कि पाकिस्तान में जो अगर पाकिस्तान की सालमियत को ख़तरा हुआ तो पाकिस्तान के पास तो ऐसे टैक्टिकल वेपन्स हैं। आप देख लें, हमारे पास शाहीन 3 है, वो तो इसराइल से भी आगे तक हदफ को निशाना बनाता है और बिल्कुल ठीक निशाना बनाता है। अभी आपने देखा कि जो ईरान के जो मिसाइल हैं उन्होंने इसराइल के अंदर कैसी तबाही मचाई है और पाकिस्तान का जो मिसाइल सिस्टम है वो तो स्टेट ऑफ द आर्ट है। उसकी तो उसका तो मुकाबला ही नहीं है। ज़बरदस्त किस्म का मिसाइल सिस्टम है। जब वो ईरान के मिसाइलों का मुकाबला नहीं कर सके तो वो हमारे मिसाइलों का मुकाबला क्या करेंगे। और फिर पाकिस्तान चूंकि न्यूक्लियर स्टेट है और अगर पाकिस्तान पे जब इस तरह का कोई सिलसिला हुआ तो जो इसराइल है उसके वजूद खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान तो बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। ये पाकिस्तान का बिल्कुल एक मोटिव है कि वो अगर इंडिया की तरफ से हमारी सालमियत को खतरा हुआ तो हम आखिरी हद तक जाएंगे और अगर इसराइल ने उसमें शामिल होने की कोशिश की तो इसराइल का जो वजूद है वो खतरे में चला जाएगा। और इसराइल के वजूद को आज तक पाकिस्तान ने तस्लीम नहीं किया। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1947 में कहा था कि ये उम्मत के पीठ में एक घोंपा हुआ एक छुरा है। तो मुझे लगता है कि अगर उन्होंने ऐसी हमाकत की तो वो छुरा निकाल दिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया। जी, ये तो थी इसराइल और इंडिया की जो रॉयटर्स की रिपोर्ट है हवाले से। तो इस पर आज प्रोग्राम में बात की। आगे भी पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में जो सूरत हाल हुई, जो हालात हुए, उसको लेके हम प्रोग्राम में दोबारा आएंगे। इसके साथ ही कश्मीर डिजिटल के पॉडकास्ट से अपनी मेज़बान अरूज फातिमा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।